स्वागत है दोस्तों आप सभी का दिनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त दिनाथ ठाकुर आज लेकर आया हूं अर्बन ज्योग्राफी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक अर्बन रिवोल्यूशन बाय गॉर्डन चाइल्ड का। यह जो टॉपिक है यह टॉपिक 1936 में गॉर्डन चाइल्ड द्वारा दिया गया था, जो शहरी क्रांति के रूप में काफ़ी विकसित हुआ था। तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे स्टडी करेंगे, तो अंतिम तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ यदि हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि गॉर्डन चाइल्ड का अर्बन रिवोल्यूशन से संबंधित कितना महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले गॉर्डन चाइल्ड का जन्म को देख लेते हैं। इनका जन्म शताब्दी है 1892 और डेथ ईयर्स है 1957, यानी कि 1892 में इनका जन्म है, 1957 में इनकी मृत्यु है। ये ऑस्ट्रेलियन विद्वान थे, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, अर्थात कहें कि ब्रिटिश इतिहासकार थे। साथ ही पुरातत्वविद यानी कि कहें कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, भाषाविद थे। इन्होंने नगरों की उत्पत्ति के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा कि नगरों की उत्पत्ति के संदर्भ में विशेषकर यूरोप और पूर्वी यूरोप के बीच के नगरों की उत्पत्ति के संदर्भ में बीच के संबंधों को मूल्यांकन करने का और स्पष्ट करने का कोशिश किया है। यह जो सिद्धांत है सामान्य तौर पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि नियोलिथिक और अर्बन रिवोल्यूशन से संबंधित है। इस सिद्धांत में सामान्य तौर पर पहली जो शब्दावली निकल कर आती है कि अर्बन रिवोल्यूशन। अर्बन रिवोल्यूशन का सबसे पहले शब्द का प्रयोग करने का श्रेय जाता है गॉर्डन चाइल्ड को, यानी शहरी क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। इनकी इसी शहरी क्रांति के शब्द के पश्चात लुइस मम्फोर्ड, सोजो महोदय, मॉर्गन महोदय, साइमन सेडलर महोदय, हेनरी पेनरी महोदय जैसे विद्वानों का थ्योरी भी आगे आता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो ब्रिटिश पुरातत्वविद थे और इनका जो इस गॉर्डन चाइल्ड के सिद्धांत के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ टाउन के अंतर्गत जितनी सारी बातें होंगी वो पुरातत्व के आधार पर होंगी। तो सबसे एक बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि चाइल्ड जो है सामान्य तौर पर अगर हम कहें कि चाइल्ड ऑल्सो बिकम ऑन द फर्स्ट स्कॉलर टू डिस्क्राइब द ट्रांजेक्शन फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर, यानी कि एक पहले विद्वान थे, ये पहले विद्वान है जिन्होंने ट्रांजेक्शन संक्रमण की बात की है हंटिंग और गैदरिंग के बीच में, यानी कि इसे इन्होंने नियोलिथिक पीरियड के बाद तौर पर देखा है कि हंटिंग और फूड गैदरिंग के बीच में एक एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डेवलप होता है, जो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन संक्रमण पेटी का, यानी कि एक हमारा कहें कि एक हम एग्रीकल्चर बेल्ट से आगे बढ़ते हैं और एक अर्बन बेल्ट तक जाते हैं। इन दोनों के बीच में हमारा कुछ ट्रांजेक्शन जोन होता है और ये एग्रीकल्चर टू यानी इल लिटरेट सोसाइटी से लेकर हम लिटरेट सोसाइटी अर्बन की ओर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, माइग्रेंट होते हैं, तो इन सभी की क्रियाविधि को इन्होंने ट्रांजेक्शन के तौर पर बात किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहें ऑस्ट्रेलियन विद्वान थे। साथ ही साथ इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिससे हमेशा प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं और मैं आप सबों के सामने सभी रचनाओं को लाने का कोशिश किया हूँ। तो पहला जो मुख्य रचना है 1925 ईस्वी में है द डॉन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ध्यान दीजिए, द डॉन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन 1925, द डेन्यूब इन प्री हिस्टोरी, ठीक है, द डेन्यूब इन प्री हिस्टोरी 1929, मैन मेक्स हिमसेल्फ 1936। ये मैन मेक्स हिमसेल्फ से ही ये जो सिद्धांत है काफ़ी चर्चित हुआ है इसी किताब के माध्यम से, मैन मेक्स हिमसेल्फ। उसके बाद है कि व्हाट हैपेंड हिस्टोरी 1942, व्हाट हैपेंड हिस्टोरी 1942, ये भी काफ़ी चर्चित रहा है। उसके बाद इनका है द अर्बन रिवोल्यूशन फर्स्ट पब्लिश इन टाउन प्लानिंग रिव्यू। टाउन प्लानिंग रिव्यू के तौर पर ये सबसे पहले पब्लिश हुआ 1950 में। ये जो शहरी क्रांति का उदय का बात इन्होंने किया है, जो अर्बन रिवोल्यूशन का बात इन्होंने किया है, चाहे वो पैलियोलिथिक नियोलिथिक से लेकर अर्बन तक बात हो, ये अर्बन क्रांति क्या सिर्फ फिजिकल बेस पे होता है? तो कहेंगे नहीं, ये जो है सिर्फ हमारा फिजिकल बेस पे नहीं होता है, भौतिक के आधार पर नहीं होता है, बल्कि इसके अंतर्गत हमारा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्रियाविधियों का समावेश होता है। जब सभी क्रियाविधियों का समावेश होगा तभी हमारा शहरों का विकास संभव है। अगर हम भौतिक बेस पे केवल फिजिकल बेस पे कहेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि फिजिकल बेस पे, फिजिकल के बेसिस पे हम अगर कहें तो हैमलेट का डेवलप होता है,
यानी कि छोटे छोटे जो गांव से भी, कस्बों से भी छोटे होते हैं हैमलेट, उनका डेवलप होता है। लेकिन जब आप अर्बन रिवोल्यूशन का बात करें, एक ट्रांजेक्शन जोन का विकास करते हुए इलिटरेट सोसाइटी से लिटरेट सोसाइटी की ओर बात करते हैं, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि ये पुरातत्ववादी से संबंधित है, यानी जितने भी बात होगा सब प्राचीन इतिहास से संबंधित होगा। और ये गॉर्डन चिल्ड जो है पुरातत्व पर विश्वास करते थे और उसी के आधार पर इन्होंने अर्बन रिवोल्यूशन पर जोर दिया है। उन्हीं के आधार पर इन्होंने अर्बन रिवोल्यूशन पर जोर दिया है। अर्बन रिवोल्यूशन पर जोर दिया है कहने का मतलब यह है कि इवोल्यूशन ऑफ ए सोसाइटी एंड इवोल्यूशन ऑफ ए सिविलाइजेशन, यानी कि एक सभ्य समाज से लेकर एक सभ्य सभ्यता की ओर, ध्यान दीजिएगा, एक सभ्य समाज से लेकर एक सभ्य सभ्यता की ओर विकास की बात इन्होंने की है कि किस प्रकार एक सभ्य समाज का विकास होता है। यानी कि एग्रीकल्चर से सभ्य समाज से लेकर सभ्यता के विकास तक का जो टाइम पीरियड है, ये सभी का पुरातत्व के आधार पर गॉर्डन चिल्ड महोदय ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत को दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पर बांटा गया है। दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, एक नियोलिथिक रिवोल्यूशन है, एक अर्बन रिवोल्यूशन। ये दोनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नियोलिथिक रिवोल्यूशन है, एक अर्बन रिवोल्यूशन है। नियोलिथिक रिवोल्यूशन को हम लोग एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा कल्चरल इवोल्यूशन का कहें कि फाइनल स्टेज एक तरह से है, और ये एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से। और हमने अभी कहा था कि हंटिंग और फूड गैदरिंग के बीच में फर्स्ट स्कॉलर थे गॉर्डन चिल्ड, जिसने हंटिंग और फूड गैदरिंग के बीच में एक ट्रांजेक्शन के बारे में बात किया था, जिसे हम नियोलिथिक पीरियड या एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कहते हैं। अर्बन रिवोल्यूशन क्या है, तो चिल्ड also coined the term urban revolution to denote the shift from small village based society to those who टाउन एंड सिटीज़। ध्यान दीजिए कि ये कहते हैं कि चिल्ड महोदय की एक ऐसा टर्म अर्बन रिवोल्यूशन के डिनोट किया कि किस प्रकार हमारा एक छोटा गांव के समाज से एक निम्न स्तर के समाज से हमारा एक अर्बन रिवोल्यूशन तक, एक अर्बन सेक्टर तक हमारा जाता है। किस प्रकार हम बात करें यहाँ पर कि किस प्रकार हमारा एक छोटा सा सामाजिक परिवेश, ध्यान दीजिए कि किस प्रकार हमारा छोटा सा सामाजिक परिवेश एक शहरों की ओर, सिटी की ओर, नगरों की ओर गतिशील होती है, जिसे उन्होंने कहा है अर्बन रिवोल्यूशन। यानी कि आप जब देखते हैं पूरे प्री हिस्टोरिकल फेज में यूरोप में, चाहे वो रोम का कालीन की बात हो, चाहे आप अरब कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जैसे कि हेनरी पेंड्री का जब 8वीं शताब्दी में अरब कॉन्फ्लिक्ट का बात होता है, तो अरब कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि फिर यूरोप का जो विकसित अवस्था था वो डिक्लाइन हो गया था, राइज एंड फॉल डाउन हो गया था। लेकिन धीरे धीरे फिर 11वीं शताब्दी तक जब हमारा पूर्व की ओर यूरोप को, अरब प्रदेशों को, अरब कॉन्फ्लिक्ट को पूर्व की ओर धकेला गया, तो फिर धीरे धीरे करके यूरोप का जो अधिकांश क्षेत्र है पुनः जो है शहरों की गतिशीलता की ओर बढ़ गए। लेकिन यहाँ पे उन्हीं का थोड़ा दूसरा रूप है कि अर्बन रिवोल्यूशन, क्योंकि इसी अर्बन रिवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से हेनरी पेंड्री ने भी जो है आगे बात किया है अपने सिद्धांत में। यहाँ ध्यान देना है कि स्मॉल विलेजेस बेस्ड सोसाइटी टू दोज विथ टाउन एंड सिटीज़। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे कितना इंपॉर्टेंट बात है कि कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ आर्कोलॉजी यानी सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर उन्होंने सांस्कृतिक परिवेश का बात किया है। सांस्कृतिक परिवेश कहने का मतलब है कि हर एक समाज, हर एक सोसाइटी, हर एक सभ्यता, हर एक व्यक्तियों का अपना अपना संस्कृति होता है, हर एक क्षेत्र का अपना संस्कृति यूनिक होता है, और उसी संस्कृति के आधार पर उनका जो है कहें कि विकास होता है। तो संस्कृति क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे संस्कृति एक महीन ताने बाने से जुड़ी हुई है, एक महीन ताने बाने सामाजिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई क्रियाविधि है। जैसे कि वहाँ पे अपना फेथ होगा, रिलीजन होगा, व्यवहार होगा, कस्टम्स होगा, फूड होगा, लैंग्वेज होगा, विश्वास होगा, एटीट्यूड होगा। तो ये सभी एक महीन ताने बाने के साथ जुड़ी हुई है, और इसी महीन ताने बाने के साथ संस्कृति का विकास होता है। तो इन्होंने सांस्कृतिक रिवोल्यूशन का बात किया है, इवोल्यूशन का बात किया है, कल्चरल इवोल्यूशन का बात किया है। और ये कल्चरल इवोल्यूशन की जो बातें हैं, ये सामान्य तौर पर ध्यान देना है कि ये कल्चरल इवोल्यूशन की बातें सिर्फ और सिर्फ दो ही पीरियड पर है। एक नियोलिथिक इवोल्यूशन का बात इनका आता है, और एक जो है यहाँ से यहाँ आपका अर्बन रिवोल्यूशन का बात आता है। अब इसको समझने का हम कोशिश करते हैं कि नियोलिथिक रिवोल्यूशन और अर्बन रिवोल्यूशन। सबसे पहले जैसे कि हम लोग कहते हैं कि स्मॉल ग्रुप्स डिपेंडेंट प्लांट्स एंड एनिमल, पहले छोटे छोटे हैमलेट में व्यक्ति रहते थे, हैमलेट नहीं कहेंगे, जंगलों में रहते थे, प्लांट्स के तराई में रहते,
पर्वतों के तराई में रहते थे, छोटे छोटे पेड़ पौधा से इकट्ठा करके खाना खाते थे और ये लकड़ी काटते थे, यानी हंटिंग फूड गैदरिंग का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या किए हैं कि पालतू पशुओं को पालतू करना शुरू किया, यानी कि पशुओं का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, जानवरों को पालना शुरू किया। जब जानवरों को पालना शुरू किया तो उसके लिए चारों की आवश्यकता होने लगी। अब उन चारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर का विकास शुरू किया। और जब एग्रीकल्चर, तो हम लोग जानते हैं कि सभी झूम कृषि उस समय प्राचीन काल में होता था, तो झूम कृषि, शिफ्टिंग जिसे एग्रीकल्चर हम लोग कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जगह में घूम घूम कर होता था। लेकिन हमारे पास पालतू पशु हैं, हमारे पास स्मॉल ग्रुप्स हैं, हम अपने परिवारों के साथ रहने लगे थे, तो धीरे धीरे करके हमारा क्या हुआ कि स्थायी प्रवाह की ओर, स्थायी क्षेत्रों की ओर हम लोग का गमन होगा। जब स्थायी प्रवाह की ओर गमन होने लगा तो हम कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग, यानी कि खेती का, एग्रीकल्चर का काफ़ी विस्तार होने लगा। जब खेती और एग्रीकल्चर का काफ़ी विस्तार होने लगा तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा कल्चरल इवोल्यूशन नियोलिथिक पीरियड में, इतना पीरियड को कहा जाता है। यानी कि एक जंगल से हमने शुरू किया और एक स्थायी खेती तक, विस्तृत खेती तक हमने पहुंचा, हम काम किए, तो ये पूरा पीरियड हमारा पीरियड कहलाता है नियोलिथिक इवोल्यूशन का, नियोलिथिक कल्चरल इवोल्यूशन का। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब नियोलिथिक कल्चरल इवोल्यूशन में हमारा जब एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग होने लगा, तो आप ध्यान दीजिए इस बिंदु पर कि एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग होने के कारण क्या हुआ कि माइग्रेशन और ट्रेड का विकास हुआ। क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में विकास होने लगा, ज़्यादा मात्रा में खेती होने लगा, तो व्यक्तियों का गमनागमन धीरे धीरे शहरों की ओर होने लगा, यानी कि वो विकसित होने लगे, वो व्यापार करने लगे, उनको ज़रूरतें बढ़ने लगे। तो जब वो माइग्रेशन और ट्रेड का विकास होने लगा, तो यहाँ से हमारा अर्बन रिवोल्यूशन का फेज शुरू होता है। जब माइग्रेशन और ट्रेड होने लगा तो एक हमारा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का विकास होने लगा, जटिल समाज का विकास होने लगा। साथ ही साथ उसके अंतर्गत जो पॉलिटिकल स्टेटस है, पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, वो भी विकसित होने लगे। जब सोशल हमारा सिस्टम का विकास हुआ, कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम का और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्टेटस का विकास हुआ, तो हमें युद्ध जैसे कुछ प्रमुख गतिविधियाँ शुरू, कॉन्क्वेस्ट शुरू हो गए, युद्ध होने लगे। तो ऐसे में आपस में जो है हम लोग लड़ने लगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, यानी कि खान पान को लेकर, अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर। तो ये कॉन्सिक्वेस्ट शुरू हो गया। लेकिन जब कॉन्सिक्वेस्ट शुरू हो गया तो फिर हमारा राइज एंड फॉल डायनेस्टी भी शुरू हो गया, यानी कि हमारा जो उत्थान था, वंशवाद का जो उत्थान और पतन है, वो भी हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा माइग्रेशन टू ट्रेड, फिर हमारा कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्सिक्वेस्ट और राइज एंड फॉल ऑफ डायनेस्टी, ये सभी अर्बन रिवोल्यूशन का बात करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो कल्चरल इवोल्यूशन है वो नियोलिथिक और अर्बन इवोल्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब इसमें थोड़ा सा तुलना करके अध्ययन कर लेते हैं कि गॉर्डन चिल्ड का और मॉर्गन महोदय ने किस प्रकार एक दूसरे के अपने फेज को देखा है। तो गॉर्डन चिल्ड का जो है, जिन्होंने पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और अर्बन रिवोल्यूशन, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इनका जो मूल टारगेट था नियोलिथिक और अर्बन रिवोल्यूशन था, लेकिन चिल्ड का 3 फेज था। पैलियोलिथिक जो जंगलों में रहना प्रारंभ किया, जब एग्रीकल्चर सेक्टर का संक्रमण हुआ तो नियोलिथिक, और अर्बन रिवोल्यूशन जो हमारा आज के समय का है, यानी कि उस समय जब इन्होंने सिद्धांत को दिया था। और मॉर्गन का सिद्धांत में देखिए जो पैलियोलिथिक चिल्ड ने माना है, चिल्ड ने जो पैलियोलिथिक का वर्णन किया है, ठीक है, चिल्ड ने जो पैलियोलिथिक का वर्णन किया है उसी को मॉर्गनस सेवेजियर कहा है। चिल्ड ने जो नियोलिथिक का बात किया है उसी को बार्बरिज्म के नाम से मॉर्गन ने जाना है, और चिल्ड ने जो अर्बन रिवोल्यूशन का बात किया उसी को यहाँ पर सिविलाइजेशन के बारे में बात किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चाइल्ड महोदय कहते हैं कि जो हमारा नगरीय क्रांति है, जो नगरीय क्रांति आई वो एकमात्र ऐसा वास्तविक क्रांति था जो सभी के जीविकाओं को प्रभावित किया, यानी जितने भी जीविका था, चाहे वो जंगल में रहने वाले, एग्रीकल्चर सेक्टर में रहने वाले, सभी के जीविकाओं को प्रभावित किया। और ये नियोलिथिक पीरियड से जो शिकार करने से शुरू होती हैं, नियोलिथिक फेज में आती हैं और बाद में फिर अर्बन तक सीमित हो जाता है। तो ये पूरे के पूरे जो सिस्टम है ये पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, अर्बन रिवोल्यूशन पर ही घूमता है। आगे हम बात करते हैं कि 10 सूत्री मॉडल दिया है गॉर्डन चिल्ड ने, जिसके आधार पर इनका सिद्धांत का फाइनली वर्गीकरण किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि अर्बन रिवोल्यूशन का प्रमुख हिस्सा, यानी कि गॉर्डन चिल्ड के अनुसार अर्बन रिवोल्यूशन कैसे संभव हो सकता है। तो 3 मुख्य जो है यहाँ कंपोनेंट है, उसी के आधार पर अर्बन रिवोल्यूशन हो सकता है, जिसे चाइल्ड महोदय ने प्राइमरी स्टेट फॉर्मेशन की बात कही है। और प्राइमरी स्टेट फॉर्मेशन यानी कि शहरी क्रांति का जिसे आधार भी माना जाता है, जैसे कि तकनीकी विकास होना चाहिए,
जब हम प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास का बात करेंगे तो अर्बन रिवोल्यूशन का एक फेज़ मान सकते हैं। सरप्लस होना चाहिए, यानी कि हमारा प्रोडक्शन का, उत्पादन का काफ़ी विस्तार होना चाहिए, वस्तुओं का मांग के आधार पर उत्पादन होना चाहिए। साथ ही साथ कैपिटल भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने लगा था। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सरप्लस और तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास, ये तीनों अर्बन रिवोल्यूशन का प्रमुख हिस्सा है जो शहरी क्रांति को आधार प्रदान करता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो शहरी इन तीनों का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहला जाता है, फिर मिस्र की सभ्यता में जाता है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता जाता है, चीन की सभ्यता जाता है, मेसो अमेरिका सभ्यता जाता है और एंडीज सभ्यता जाता है। यानी कि मुख्य 6 सभ्यताएं उस समय की थी जिनका इन्होंने अध्ययन किया, और उन्हीं सभ्यताओं के आधार पर जो है इन्होंने इन सभी अर्बन रिवोल्यूशन का बात किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसो अमेरिकन सभ्यता और एंडीज सभ्यता, ये सभी सभ्यताओं को क्रमवार आप लोग याद कर लीजिए, ताकि आने वाले परीक्षा में यदि पूछा भी जाता है क्रमवार तो आप आसानी से दे सकते हैं आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जो गॉर्डन चाइल्ड का जो 10 सूत्री मॉडल है, ये 10 सूत्री मॉडल किस पर आधारित है, तो पहला जो है इंक्रीजिंग सेटलमेंट साइज, यानी कि जो सेटलमेंट साइज था वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। जब सेटलमेंट साइज बढ़ रहा था तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा था, यानी कि बाकी सभी संपदाओं का, सभी जो संसाधनों का जमा होने लगा था। जब सभी संसाधनों का जमा होने लगा तो लार्ज क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी होने लगा। अब ये देखिए, क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है कि क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी का मतलब ये है कि हर एक समाज का अपना क्लास वर्ग बांटा गया। जैसे कि प्राचीन काल में, प्राचीन सभ्यताओं में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ब्राह्मण पढ़ते हैं। ब्राह्मण जो आश्रम व्यवस्था था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, शूद्र था और वैश्य था। तो ये सभी जो हमारा है क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी का बात करता है। ठीक है, ये क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी की बात करता है कि किस पर ब्राह्मण का क्या काम था, क्षत्रिय का क्या काम था, और हम कह रहे हैं कि हमारा शूद्र और वैश्य का क्या काम था। तो ये धीरे धीरे आपका सेटलमेंट साइज बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, कंसंट्रेशन हो गया, जमा हो गया, संसाधनों का भी जमा होने लगा, क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी हो गया। ये 3 है। चौथा है लार्ज स्केल पब्लिक वर्क है। ठीक है, लार्ज स्केल पब्लिक वर्क है, यानी कि बृहद मात्रा में व्यक्तियों का जो काम करने का जो दायरा है वो बढ़ने लगा। जब काम करने का सीखने की प्रक्रिया बढ़ गया तो आदमी में लेखन शैली का भी विकास हो गया। उसके बाद लेखन शैली का विकास हुआ तो विभिन्न कलाकृतियों का भी वो विकास करने लगे। कलाकृतियों का देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि जो हमारा भारत में भी, चाहे गुप्त साम्राज्य की बात हो, मगध साम्राज्य की बात हो, चाहे वो मुगल साम्राज्य की बात हो, उसमें भी एक राइटिंग स्किल और रिप्रेजेंटेशन आर्ट्स के बारे में बात होता था। साथ ही साथ नॉलेज और साइंस इंजीनियरिंग का भी विकास होने लगा, क्योंकि यहाँ से आपका थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया तो नॉलेज, इंजीनियरिंग, साइंस का विकास हो गया। और जब साइंस से नॉलेज, इंजीनियरिंग होगा तो फिर ट्रेड, फॉरेन ट्रेड होने लगा, विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी। जब विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हो गई तो फुल टाइम स्पेशलिस्ट कहें या नॉन सब्सटेंस एक्टिविटीज़ का भी विकास हो गया। और हम कहें अंतिम में कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन रेसिडेंस, ठीक है, टेरिटरी रेदर देन किनशिप, यानी राजा महाराजाओं द्वारा जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप था वो राजा महाराजाओं का काल भी यहाँ पर शुरू होता है। यानी कि ये 10 सूत्री मांग पर पूरे के पूरे आपका 10 सूत्री मॉडल पर आपका गॉर्डन चाइल्ड का मूल सिद्धांत बैठा हुआ है। इस सिद्धांत को अगर हम बात करें, थोड़ा तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन कर लें, तो चाइल्ड का जो ये सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं अर्बन रिवोल्यूशन से संबंधित है। और आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चाइल्ड का आज का जो वीडियो था अर्बन रिवोल्यूशन से संबंधित था। मम्फोर्ड का जो वीडियो होगा आने वाला अगला वीडियो में तो अर्बन इम्प्लोजन से संबंधित है। उसके बाद सोजो का जो वीडियो है या फिर सोजो का जो सिद्धांत डेंस और डिस्पर्स पॉपुलेशन, डिस्पर्स अर्बन रिवोल्यूशन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अंतिम कंक्लूजन के तौर पर यह कह सकते हैं कि सिद्धांत का जो मूल अर्थ है कि कृषि गतिविधि से लेकर शहरी सामाजिक तंत्रों का विकास शहरी क्रांति कहलाता है। यानी कि एक हमारा कृषि क्षेत्र से लेकर हम किस प्रकार एक अर्बन के सेक्टर तक डेवलप होते हैं, शहरों तक हम किस प्रकार जाते हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है शहरी क्रांति। पहला एक ऐसा सामाजिक क्रांति था जो पुरातत्व से लेकर प्राचीन पर आधारित है। बाद में जितने भी शहरी विकास की सिद्धांतें आई आगे, चाहे लुईस मम्फोर्ड हो, चाहे हम बर्गेस का थ्योरी पढ़ते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर सिटीज़ का, जितने भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं सभी कहीं ना कहीं गॉर्डन चाइल्ड से आधार प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसके बारे में मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप तक पहुंचाया। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, क्योंकि आने वाले वीडियो पुनः सेटलमेंट और अर्बन ज्योग्राफी से संबंधित इसी प्रकार के नए नए सिद्धांतों को आपके पास मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद।